हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो यूनिट है मूड डिसऑर्डर, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था कि जो मूड डिसऑर्डर है वो एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट का जो मूड चेंज होता है वो इसका प्राइमरी और डोमिनेंट फीचर होता है। इसमें हमने आपको बताया था कि मूड डिसऑर्डर के अंदर मेनली 3 डिसऑर्डर्स के आते हैं। इसके अंदर मैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने मैनिक जो एपिसोड है उसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और आज की इस वीडियो में हम डिप्रेसिव एपिसोड के बारे में डिस्कस करेंगे। डिप्रेसिव एपिसोड बेसिकली जो व्यक्ति होता है वो उसके अंदर एक फीलिंग, जो सैडनेस फीलिंग होती है वो लगातार बनी रहती है। इसमें किसी काम में उसका मन नहीं लगता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, जजमेंट वो नहीं कर पाता है, और जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो भी इसके अंदर स्लो हो जाती है। और कभी कभी जो पेशेंट है वो क्या है कि सुसाइड भी इसके अंदर कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में, डिप्रेशन इज ए मूड डिसऑर्डर दैट कॉज ए परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। डिप्रेशन जो है एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी जो फीलिंग्स होती है, सैडनेस फीलिंग उसकी लगातार बनी रहती है, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट उसका हो जाता है, यानी किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है, काम में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। इसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स और क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। इट अफेक्ट हाउ यू फील, थिंक एंड बिहेव एंड कैन लीड टू ए वेराइटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। ये अफेक्ट करता है कि आप कैसे फील करते हो, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे बिहेव करते हो। तो इन चीज़ों को क्या है कि डिप्रेशन ये अफेक्ट करता है। एंड कैन लीड टू वेराइटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम, और इसके अंदर इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स कई वेराइटी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा डिप्रेशन इज ए वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिंग मैनी पीपल। डिप्रेशन जो है एक वाइड स्प्रेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कई लोगों को अफेक्ट करती है। द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डिप्रेशन इन मेल 8 to 12% एंड फीमेल इट इज़ 20 to 26%। लाइफ टाइम जो रिस्क होती है डिप्रेशन की वो मेल के अंदर 8 से 12% होती है, और जो फीमेल है उसके अंदर 20 से 26% होती है। डिप्रेशन अकर ट्वाइस एज फ्रीक्वेंटली इन वुमेन एज इन मैन। डिप्रेशन जो होता है वो वुमेन जो है उनके अंदर ट्वाइस होता है अपेक्षा मैन की, यानी कि मैन के अंदर कम होता है, और जबकि वुमेन है उसके अंदर इसका दुगना जो होता है वो उसका अफेक्ट यहाँ पर होता है। ऑनसेट इज यूजुअली आफ्टर 25 to 30 ईयर्स एंड पीक बिटवीन 40 to 60 ईयर्स। इसका जो ऑनसेट होता है यूजुअली 25 से 30 ईयर्स का होता है, और जो पीक होता है वो 40 से 60 ईयर्स के जो लोग होते हैं उसके अंदर वो देखने को मिलता है। द हाइएस्ट इंसिडेंस ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स हैज़ बीन इंडिकेट इन इंडिविजुअल विदाउट क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड इन पर्सन हु आर डाइवर्स और सेपरेटेड। डिप्रेसिव सिम्टम्स का जो हाईएस्ट इंसिडेंस है वो इंडिकेट करता है उन इंडिविजुअल्स के अंदर जिनका क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पुअर है या नहीं है, या ऐसे पर्सन जो अकेले रहते हैं या जो डाइवर्स है या सेपरेटेड है, उनके अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन बताया है कि डिप्रेशन इज ए कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट प्रेजेंट विद डिप्रेस मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, फीलिंग ऑफ गिल्ट और लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब स्लीप और एपेटाइट, लो एनर्जी एंड पुअर कंसंट्रेशन। डिप्रेशन जो है एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर व्यक्ति का जो मूड होता है वो डिप्रेस हो जाता है, किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो जाता है, पुअर हो जाता है, प्लेजर फीलिंग जो है वो उसके अंदर नहीं आ पाती है, और जो गिल्ट है और जो लो सेल्फ वर्थ की जो फीलिंग्स है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को बेकार समझता है हर किसी काम में भी। डिस्टर्ब स्लिप और एपेटाइट, उसकी जो भूख है और जो उसका स्लिप है वो भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है, लो एनर्जी हो जाती है, और उसका जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है कि यहाँ पर पुअर हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि F32 के अंदर डिप्रेसिव एपिसोड आता है, जिसके अंदर जो इसको क्लासिफाइड किया गया है तो F32.0 के अंदर माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड, यानी कि डिप्रेसिव एपिसोड यानी कि जिसमें डिप्रेशन जो है वो माइल्ड रहता है, और
F32.1 के अंदर मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड, इसमें डिप्रेशन मॉडरेट रहता है। F32.2 के अंदर सीवियर डिप्रेशन एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, इसमें जो डिप्रेशन है वो सीवियर रहता है लेकिन इसमें साइकोटिक जो सिम्टम्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। F32.3 के अंदर सीवियर डिप्रेशन एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम्स, यानी कि इसके अंदर सीवियर डिप्रेशन रहता है और साथ में साइकोटिक सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। F32.8 के अंदर अदर डिप्रेसिव एपिसोड एटिपिकल डिप्रेशन, इसमें दूसरे प्रकार की जो डिप्रेशन है वो आते हैं जैसे कि एटिपिकल डिप्रेशन। F32.9 के अंदर आता है आपका अनस्पेसिफाइड डिप्रेसिव एपिसोड, जिनको हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। F33 के अंदर आता है आपका रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यानी कि ऐसे डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो दोबारा से आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में आपका आता है पहला न्यूरोकेमिकल फैक्टर, इसमें है रिसर्च फाइंडिंग सजेस्ट दैट डिप्रेशन रिजल्ट व्हेन लेवल ऑफ नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन आर डिक्रीज एंड डिसरेगुलेशन ऑफ एसिटाकोलाइन एंड गाबा। कई प्रकार की जो पेशेंट्स हैं, उन जो डिप्रेसिव पेशेंट हैं उनके ऊपर स्टडीज़ की गई, रिसर्च की गई है और वहाँ पर जो फाइंडिंग मिली है उससे सजेस्ट किया गया है कि जो डिप्रेशन जो पेशेंट है जो उनके अंदर जो नोरेपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन का जो लेवल है वो वहाँ पर क्या है कि डिक्रीज पाया गया। इसके अलावा जो एसिटाकोलाइन और गाबा है वो डिसरेगुलेशन यहाँ पर पाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन अगर डिक्रीज होता है तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर की। तो जेनेटिक फैक्टर में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकर मोर ऑफन इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स देन दे डू इन द जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं यानी कि जो माता पिता होते हैं, यदि वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स उनके अंदर है तो उनके होने वाले जो बच्चे हैं या जो बच्चे हैं उनके अंदर भी क्या है कि डिप्रेशन तो है वो हो सकता है उनको भी, बजाय जो जनरल पॉपुलेशन है उनकी अपेक्षा जिनके माता पिता डिप्रेसिव है वो उनके अंदर ये चांस ज़्यादा होता है। स्टडीज ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस शो दैट व्हेन वन ट्विंस इज डायग्नोस्ड विद मेजर डिप्रेशन द अदर ट्विंस हैज़ ए ग्रेटर देन 70% चांस ऑफ डेवलपिंग इट। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं यानी कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनमें यदि एक ट्विंस अगर आपका डिप्रेशन से डायग्नोस होता है तो जो दूसरा ट्विंस है उसके अंदर 70% चांस बन जाते हैं उसके डेवलप होने के, यानी कि जो डिप्रेशन है वो 70% जो चांसेस है दूसरे ट्विंस के अंदर भी डेवलप हो जाते हैं। हम बात करते हैं चेंज इन ब्रेन एनाटॉमी। लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द फ्रंटल लोब, सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन डिप्रेशन। कई प्रकार की स्टडीज़ की गई डिप्रेसिव पेशेंट्स के ऊपर, MRI CT स्कैन किया गया है जहाँ पर वहाँ पर देखने को मिला है कि जो फ्रंटल लोब्स है, सेरिबेलम है, बेसल गैंग्लिया है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो कम पाए गए हैं, वहाँ पर न्यूरॉन्स की मात्रा कम पाई गई है या लॉस रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रंटल लोब्स है, सेरिबेलम है, बेसल गैंग्लिया है, इसमें जो क्या है कि लॉस ऑफ जो न्यूरॉन्स है वो आपको हो जाता है और इसकी वजह से क्या है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज़ की। इसमें पहला आता है आपका लॉस ऑफ पर्सन, यानी कि जो पर्सन आपका बहुत ज़्यादा नियर है, डियर है, वो आपसे दूर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो उसकी वजह से आप डिप्रेसिव हो सकते हो। इसके अलावा लॉस ऑफ लव, आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हो वो आपसे दूर हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो भी आप डिप्रेसिव हो सकते हो। फेलियर इन ऑक्यूपेशन, यानी कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर रहे हो, आपको किसी नौकरी से निकाल दिया जाता है या कोई ऐसा जो काम करते हो जिसमें आप फेल हो जाते हो तो वहाँ भी आप डिप्रेसिव हो सकते हो। इसके अलावा फेलियर इन एग्ज़ाम के अंदर आप फेल हो जाते हो, सही तरीके से आप स्टडी करते हो लेकिन सही तरीके से आपके नंबर नहीं आ पाते और आप फेल हो जाते हो तो भी आप डिप्रेसिव हो सकते हो। फेलियर इन बिजनेस, कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो या आपका रनिंग में बिज़नेस है वो आप उसमें आपको घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है तो इससे आप क्या है कि डिप्रेसिव हो सकते हो। इसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हो, कोई भी आप जो चाहते हो वो करना चाहते हो लेकिन वो आपका नहीं हो पाता है जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हो जिससे आप डिप्रेसिव हो सकते हो। इसके अलावा थ्रू द डाइवर्स के जरिए भी क्या है कि आप डिप्रेसिव हो सकते हो, यानी कि जैसे व्यक्ति जो अकेले रहते हैं या जिनका डाइवर्स हो जाता है वो क्या है कि डिप्रेशन उनको हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल इलनेस की। फिजिकल इलनेस में इसमें बताया गया है कि इन सम पीपल ए क्रोनिक इलनेस कोज डिप्रेसिव विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड यूजुअली कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली सच एज डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एड्स एट्सेट्रा। कई प्रकार के जो लोग हैं, कुछ पीपल्स हैं, उनमें देखने को मिला है कि उनको
क्रोनिक इलनेस रहती है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और एड्स, जो क्या है कि लंबे समय तक रहती है और उनको क्या है कि कम्प्लीटली रूप से उनको ठीक नहीं किया जा सकता, जिससे जो वो लोग हैं वो परेशान होते रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं और वो डिप्रेसिव हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोशोलॉजिकल कॉजेज़। इसमें आता है आपका स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट सच एज डेथ, मैरिज, फाइनेंशियल लॉस बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़। यानी कि ये डिजीज़ होने से पहले यदि आपको कोई भी आपके जीवन में कोई ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स घटित हो जाता है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या फिर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है या फिर कोई आप फाइनेंशियल आपका बहुत बड़ा घाटा हो गया है, लॉस हो गया है, तो भी क्या है कि ये उसका कारण बन सकता है डिप्रेशन का। इसके अलावा सोशो आइसोलेशन ड्यू टू अदर मेंटल इलनेस और बीइंग कास्ट आउट ऑफ ए फैमिली और सोशल ग्रुप कैन कंट्रीब्यूट टू द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन। सोशल आइसोलेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा कोजेज़ है इसका, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। सोशल आइसोलेशन चाहे वो किसी मेंटल इलनेस से हो या फिर आपकी जो फैमिली है या फिर सोशल ग्रुप है उसके द्वारा क्या है कि आपको कास्ट आउट कर दिया गया है, या तो ये जो है इसकी वजह से आप आइसोलेट हो जाते हो, तो ये एक डिप्रेशन को एक रिस्क देता है डेवलपिंग करने के लिए और ये कंट्रीब्यूट करता है डिप्रेशन को होने में। अब हम बात करते हैं कॉग्निटिव फैक्टर्स की। कॉग्निटिव फैक्टर्स में आते हैं आपके डिप्रेशन ड्यू टू नेगेटिव कॉग्निशन विच इंक्लूड, यानी कि डिप्रेशन जिसमें अंदर आपके नेगेटिव कॉग्निशंस आपके इंक्लूड होते हैं, जो जिसकी वजह से आप डिप्रेसिव हो सकते हो, जैसे कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि आप एनवायरनमेंट से एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन कर लेते हो कि इस प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन आपका जो एनवायरनमेंट है उसके अनुरूप नहीं होता है, आपने जो उसका जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है आपने कर लिया था, जिसकी वजह से आप डिप्रेसिव हो सकते हो। इसके अलावा नेगेटिव एक्सपेक्टेशन टू द सेल्फ, आप अपने आप से भी क्या है कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन कर लेते हो, आप चाहते हो कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, तो जिससे आप हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो और आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो। इसके अलावा नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर से आप एक्सपेक्टेशन कर लेते हो कि फ्यूचर मेरा ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन आप उसके अनुरूप आप कार्य नहीं कर पाते हो, तो आप क्या है कि डिप्रेशन आपको हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पहला जो आता है आपका डिप्रेस मूड, इसके अंदर आता है आपका सैडनेस ऑफ मूड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड लॉस ऑफ प्लेजर इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, पेशेंट की जो ऑल एक्टिविटीज़ होती है, ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ होती है, इसमें जो उसका जो प्लेजर है वो लॉस हो जाता है, या उसका उन चीज़ों में कामों में मन नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं रहता, और उसका जो मूड है वो सैडनेस इसके अंदर रहता है। दूसरा आता है आपका डिप्रेसिव कॉग्निशन, जिसके अंदर व्यक्ति होपलेसनेस हो जाता है, हेल्पलेसनेस हो जाता है, वर्थलेसनेस हो जाता है, अनरीजनेबल गिल्ट वो महसूस करता है, बिना किसी कारण के गिल्ट आता है उसके अंदर, और सेल्फ ब्लेम यानी कि अपने आप को क्या है कि वो ब्लेम करता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो डिप्रेसिव कॉग्निशंस के अंदर हो सकता है। इसके अलावा इसके बाद आता है आपका सुसाइडल थॉट। इसमें क्या होता है कि आइडियाज़ ऑफ होपलेसनेस आर ऑफन अकम्पेनिड बाय द थॉट दैट लाइफ इज़ नो लॉन्गर वर्थ लिविंग एंड दैट डेथ हैज़ कम एज वेलकम रिलीज दीज थॉट प्लान फॉर सुसाइड। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसके अंदर होपलेसनेस की जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप हो जाते हैं, निराशावादी वो हो जाता है, वो सोचता है कि ये जो लाइफ है मेरी बहुत लंबी है और वो बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस लाइफ के लिए, और डेथ ही केवल इसका एक सॉल्यूशन है जो इसको रिलीज कर सकता है। तो इस प्रकार के जो थॉट्स हैं उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं और यही थॉट्स प्लान होते हैं सुसाइड के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं साइकोमोटर एक्टिविटीज़ की। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ इसमें क्या होता है कि साइकोमोटर रिटार्डेशन इज़ फ्रीक्वेंट। इसमें जो साइको यानी कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ है और जो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ है यानी कि जो एक्ट्स हैं वो आपके क्या है कि रिटार्ड हो जाते हैं। द रिटार्डेड पेशेंट थिंक, वॉक एंड एक्ट स्लोली। इसमें जो रिटार्डेड पेशेंट होता है उसका जो सोचना होता है, जो उसका चलना फिरना होता है, जो या फिर कोई भी कार्य करना होता है वो सारा ही क्या है कि इसके अंदर स्लो हो जाता है। स्लोइंग ऑफ थॉट इज़ रिफ्लेक्ट इन द पेशेंट स्पीच, क्वेश्चंस आर ऑफन आंसर्ड आफ्टर ए लॉन्ग डिले। उसका जो थॉट का जो स्लोइंग है वो पेशेंट की स्पीच से रिफ्लेक्ट कर जाता है, जैसे कि उससे यदि कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसका जो आंसर है वो बहुत ही लंबे समय बाद देता है।
इसके अलावा रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। इसके अलावा जो व्यक्ति है वो रेस्टलेसनेस हो जाता है, एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अलावा उसके अंदर अनईजीनेस की जो फीलिंग्स है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि जो ईजी से ईजी जो कार्य है वो भी क्या है कि उसको कठिन लगने लगता है। अवॉइड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन इन डे टू डे एक्टिविटीज़। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उसको जिम्मेदारी दी जाती है उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं यानी इसकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें वो फ्रस्ट्रेशन दिखता है उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइकोटिक फीचर्स की। साइकोटिक फीचर्स में हेलुसिनेशन जो है वो यहाँ पर पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल और डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी भी देखने को मिल सकती है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट मतलब फॉल्स बिलीफ, यानी कि गिल्ट की भावना उसके अंदर, उसको ऐसा लगता है, उसको मिथ्या विश्वास हो जाता है कि मैं किसी चीज़ में गिल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बिना किसी कारण के वो गिल्ट महसूस करता है और वो थॉट उसके दिमाग में, फॉल्स जो थॉट है वो दिमाग में चलता रहता है। इसके अलावा डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, उसको फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि मुझे कोई दूसरा कंट्रोल किया जा रहा है मुझे, तो ये इसके फॉल्स बिलीफ को हो जाता है। इसके अलावा डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि इसके अंदर फॉल्स बिलीफ हो जाता है कि जो आइडियाज़ हैं या जो थॉट्स हैं वो उसके अंदर पुअर है, मेरे अंदर सही तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, उसके अंदर उसकी कमी आ रही हैं। तो इस प्रकार के जो डेल्यूजन्स हैं वो वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सोमेटिक सिम्टम्स की। इसमें आता है आपका सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन एपेटाइट और वेट। इसमें क्या होता है कि जो एपेटाइट और जो वेट है दोनों ही क्या है कि यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि जो भूख है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे उसका जो वेट है वो भी क्या है कि डिक्रीज होने लग जाता है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग एट लीस्ट 2 और मोर आवर्स बिफोर द यूजुअल टाइम ऑफ वेकिंग अप, यानी कि वो अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग हो जाता है, यानी कि जल्दी ही वो उठ जाता है, यानी कि जो उसका ये यूजुअल टाइम जो होता है वो उससे 2 घंटे पहले या फिर उससे अधिक घंटे पहले क्या है कि वो पहले ही अर्ली मॉर्निंग में उठ जाता है। इसके अलावा परवेजिव लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ रिएक्टिविटी टू प्लेजरेबल स्टिमुलाई। इसके अलावा लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है, और जो भी प्लेजरेबल स्टिमुलाई उसके सामने प्रेजेंट होती है उसका जो रिएक्शन है वो भी पुअर हो जाता है उसका। इसके अलावा साइकोमोटर एजिटेशन एंड रिटार्डेशन, इसके अलावा उसका साइकोमोटर एजिटेशन हो जाता है और रिटार्डेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं अदर फीचर्स की। अदर फीचर्स जिसमें आता है आपका पहला डिफ़िकल्टी इन थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन। इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, जो कंसंट्रेशन है, उसमें क्या है कि वो डिफ़िकल्ट महसूस करता है। इसके अलावा पुअर मेमोरी भी उसकी पुअर हो जाती है। मेंस्ट्रुअल और सेक्सुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिजिकल सिम्टम्स सच एज, जैसे कि फैटिग यानी थकान, डिस्कम्फर्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, कॉन्स्टिपेशन, ये सब उसके फिजिकल सिम्टम्स में हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपैथी यानी कि लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, सैडनेस, होपलेसनेस यानी कि निराशावादी हो जाता है, वो किस चीज़ से आशा नहीं रखता है। हेल्पलेसनेस, ऐसा महसूस करता है अपने आप को। वर्थलेसनेस यानी कि अपने आप को बेकार समझता है। गिल्ट की भावना उसके अंदर आ जाती है। और एंगर, ये सारी चीज़ें क्या है कि उसके अंदर हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ की। ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ 3 चरणों में पूरी होती है आपकी। पहला आता है आपका साइकोफार्माकोलॉजी, जिसमें हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा आपका आता है फिजिकल थेरेपी, जिसमें हम ईसीटी के बारे में डिस्कस करते हैं। और तीसरा आता है आपका साइकोसोशल थेरेपी, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जो थेरेपीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन तीन चरणों में ही क्या है कि आपका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ कंप्लीट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पहले साइकोफार्माकोलॉजी से। तो इसमें आता है आपका पहला सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसे हम एसएसआरआई भी कहते हैं। एसआरआई एक्ट बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन द ब्रेन। एसआरआई का काम क्या होता है कि वो जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो सेरोटोनिन का जो लेवल होता है उसको इंक्रीज करती है। उसका इंक्रीज कैसे करती है? क्योंकि एसआरआई ब्लॉक द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सेरोटोनिन इन द ब्रेन। क्योंकि जो एसआरआई होती है वो क्या करती है कि ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको ब्लॉक कर देती है। जिससे क्या होता है, मेकिंग मोर सेरोटोनिन अवेलेबल एट द रिसेप्टर साइट। इससे क्या होता है कि जो ज़्यादा सेरोटोनिन है वो हमको उपलब्ध हो जाता है रिसेप्टर साइट पर। इसके अंदर 2 ड्रग्स आती है आपकी, फ्लोक्सेटाइन और सर्टेलाइन। फ्लोक्सेटाइन जो है इसकी जो डोज होती है 10 to 80 mg पर डे होती है, और सर्टेलाइन जिसकी डोज होती है 50 to 200 mg पर डे।
नेक्स्ट आता है आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसे हम TCA कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नोरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन एट द नर्व टर्मिनल्स। इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि नर्व टर्मिनल्स में जो नोरएपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन है उसका जो रीअपटेक है उसको क्या है कि ब्लॉक करना, जिसके कारण क्या होता है कि इंक्रीजिंग द नोरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन लेवल, जिसके कारण नोरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। इसके अंदर भी 2 ड्रग्स आती है आपकी। इसमें आता है आपका पहला इमिप्रामिन और एमेट्रीफाइलिन, सेकेंड आता है आपका एमेट्रीफाइलिन। इमिप्रामिन और एमेट्रीफाइलिन दोनों की डोज ही 75 to 300 mg पर डे होती है। तीसरे ड्रग्स की बात करें तो इसमें आता है मोनोएमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर MAOI। इसका काम क्या होता है? इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ कैटाकोलामाइन आफ्टर रीअपटेक, यानी कि जब रीअपटेक हो जाता है उसके बाद जो कैटाकोलामाइन है उसको क्या है कि डिग्रेड करने का लिए ये उत्तरदायी होती है, जिसकी वजह से नोरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का जो लेवल है यानी कि उसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है आपकी आइसोकार्बोजाइट, इसकी डोज होती है 10 to 30 mg पर डे। इसके अलावा अदर न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, जिसमें आती है आपकी ब्रोप्रोपाइन और मेप्रोटेलाइन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड फिजिकल थेरेपी की। फिजिकल थेरेपी में मेनली 3 थेरेपी इसके अंदर हम देखने को मिलती है। तो पहली आती है आपकी, तो फर्स्ट थेरेपी आती है आपकी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें क्या होता है सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर ECT। यानी कि ECT हम उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनके अंदर डिप्रेशन सीवियर कंडीशन में है और उनके अंदर सुसाइडल रिस्क होता है, तो वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंडिकेशन होता है ECT का वो होता है। दूसरा आता है आपका लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी में क्या होता है? समटाइम कॉल्ड फोटोथेरेपी इन्वॉल्व एक्सपोजिंग द पेशेंट टू एन आर्टिफिशियल लाइट सोर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स टू रिलीव सीजनल डिप्रेशन। लाइट जो थेरेपी है बेसिकली जो सीजनल डिप्रेशन होता है उसको रिलीव करने के लिए दिया जाता है। इसको हम फोटोथेरेपी भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है पेशेंट को आर्टिफिशियल लाइट होती है उसके सामने एक्सपोज कराया जाता है ड्यूरिंग विंटर मंथ में, यानी कि जो सर्दियों के जो महीने होते हैं उसमें क्या है कि आपको जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसके सामने पेशेंट को एक्सपोज कराया जाता है, जो क्या है कि उसके सीजनल डिप्रेशन जो होती है उसको रिलीव करती है। तीसरा जो थेरेपी आती है इसके अंदर आती है रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिव स्टिमुलेशन, जिसे हम TMS बोलते हैं, और दूसरी आती है इसके अंदर वेगस नर्व स्टिमुलेशन, जिसे हम VNS कहते हैं। इसका काम क्या होता है? डायरेक्टली अफेक्ट ब्रेन फंक्शन बाय स्टिमुलेटिंग द नर्व दैट आर डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये डायरेक्टली ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, जिससे जो नर्व्स होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं साइकोसोशल ट्रीटमेंट की। इसमें आती है आपकी पहली साइकोथेरेपी, जिसमें क्या होता है हेल्पिंग पेशेंट गेन इंसाइट इनटू द कॉज ऑफ देयर डिप्रेशन। ये क्या करती है? आप पेशेंट को इंसाइट कराती है कि उसकी जो डिप्रेशन हुआ है वो किस कारण से हुआ है, यानी कि उसको पेशेंट को मदद करती है ताकि वो ये जान सके कि उसको जो डिप्रेशन हो किस कारण से होता है और उसको किसे हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी आती है आपकी कॉग्निटिव थेरेपी। It aims at correcting the depressive negative cognitions like hopelessness, worthlessness, helplessness and replacing them with new cognitive and behavior responses। इसका जो उद्देश्य होता है वो डिप्रेसिव नेगेटिव कॉग्निशंस होते हैं उसको करेक्ट करने का होता है, जैसे कि होपलेसनेस, वर्थलेसनेस यानी कि अपने आप को बेकार समझना, हेल्पलेसनेस अपने आप को असहाय समझना। तो इन जो नेगेटिव कॉग्निशंस हैं उनको क्या करती है? रिप्लेस कर देती है अपने नए नए कॉग्निटिव आइडियाज़ के जरिए, बिहेवियर रेस्पॉन्स के जरिए उसको क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। दूसरी आती है आपकी सपोर्टिव साइकोथेरेपी, जिसमें आता है आपका वेरियस टेक्निक टू सपोर्ट द पेशेंट सच एज रीअश्योरेंस, वेंटिलेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिलैक्सेशन एट्सेट्रा। सपोर्टिव साइकोथेरेपी इसमें विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक्स हैं जो पेशेंट को सपोर्ट करती है वो उसके अंदर आती है, जैसे कि रीअश्योरेंस यानी कि उसको विश्वास दिलाना पूरी तरीके से कि डिप्रेशन सही कैसे ठीक हो सकता है और ये ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, इसको हम सही तरीके से क्या है कि इसको थर्ड आती है आपकी सपोर्टिव साइकोथेरेपी। इसमें क्या होता है? वेरियस टेक्निक टू सपोर्ट द पेशेंट सच एज रीअश्योरेंस, वेंटिलेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड रिलैक्सेशन एट्सेट्रा।
इसमें विभिन्न प्रकार की जो टेक्निक आती है, इसके अंदर जो पेशेंट है वो सपोर्ट करती है पेशेंट को। इस प्रकार की टेक्निक जैसे कि आती है आपकी रीएश्योरेंस यानी कि पुनः विश्वास दिलाना, वेंटिलेशन यानी कि जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको वेंटिलेट करना, बाहर निकालना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कोई भी आपका काम धंधा आपका बंद हो जाता है या आपको कोई काम नहीं है या आपकी नौकरी चली जाती है तो उसके लिए आपको ऑक्यूपेशंस प्रोवाइड कराना या उसके लिए सलाह देना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के माध्यम से, या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर आपको रिलैक्स कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सपोर्टिव साइकोथेरेपी के माध्यम से भी क्या है कि इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप थेरेपी इट इज़ यूजफुल फॉर माइल्ड केसेज ऑफ डिप्रेशन। ये माइल्ड केसेस के लिए दी जाती है। डिप्रेशन के जो माइल्ड केसेज होते हैं उसमें ग्रुप थेरेपी का हम उपयोग करते हैं। इन ग्रुप थेरेपी नेगेटिव फीलिंग्स सच एज एंजाइटी, एंगर, गिल्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इमोशनल ग्रोथ इज इम्प्रूव्ड थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग्स। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है कि जो ग्रुप्स होता है इसके अंदर ग्रुप में कई लोगों की क्या है कि नेगेटिव फीलिंग्स होती है जैसे कि एंजाइटी, एंगर, गिल्ट, इनको क्या है कि रिकॉग्नाइज किया जाता है और फिर उसको क्या है कि इमोशनल ग्रोथ की जाती है, उसको इम्प्रूव किया जाता है थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ देयर फीलिंग, यानी कि अपने एक्सप्रेशन एक दूसरे को बता करके वो सारी चीज़ें जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको क्या है कि बाहर निकाला जाता है, उनको पहचान करके और इमोशनल उनकी ग्रोथ कराई जाती है। इसके बाद आता है हम फैमिली थेरेपी के अंदर। तो फैमिली थेरेपी इट इज़ यूज्ड टू इंट्राफैमिलियर एंड इंट्रापर्सनल डिफिकल्टीज एंड टू रिड्यूस और मॉडिफाई स्ट्रेसर विच में हेल्प इन फास्टर एंड मोर कंप्लीट रिकवरी। फैमिली थेरेपी ये भी क्या है कि हम इसमें देते हैं, ये भी आवश्यक थेरेपी है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के जो डिप्रेशन होते हैं वो फैमिली से रिलेटेड होते हैं। फैमिली के कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कई प्रकार की डिफ़िकल्टी होती है, इससे डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए क्या है कि इसका जो यूज़ है हम इंट्राफैमिलियर और इंट्रापर्सनल जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको दूर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एंड टू रिड्यूस टू मॉडिफाई स्ट्रेसर, और जो जिस वजह से स्ट्रेस आपकी फैमिली के अंदर आया है उसको क्या है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रिकवरी है वो फास्ट होगी और सही तरीके से कंप्लीट रिकवरी आप प्राप्त कर सकोगे। इसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियरल थेरेपी की। इसके अंदर आती है आपकी इट इंक्लूड सोशल स्किल ट्रेनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, सेल्फ कंट्रोल थेरेपी, एक्टिविटी शेड्यूलिंग एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक। बिहेवियरल थेरेपी के अंदर आपकी विभिन्न प्रकार की जो थेरेपीज़ हैं, टेक्निक्स हैं वो इंक्लूड होती हैं, जैसे कि सोशल स्किल ट्रेनिंग, आपको सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, तो वो सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से दी जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, यदि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको किस टेक्निक्स के जरिए आप उसको सोल्व कर सकते हो। असर्टिवनेस ट्रेनिंग आपको दी जाती है। सेल्फ कंट्रोल थेरेपी आपको दी जाती है, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा एक्टिविटी शेड्यूलिंग, आपकी जो है एक्टिविटीज़ हैं उसको किस तरह से शेड्यूल किया जा सके और किस प्रकार से आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं आपको बिहेवियर थेरेपी के माध्यम से दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें मेनली जो होता है, पहले हम इसका जो नर्सिंग असेसमेंट है वो करते हैं। तो नर्सिंग असेसमेंट में आपको पहले सब्जेक्टिव साइन और ऑब्जेक्टिव साइन डिस्कस करने होते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस पेशेंट का नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हो उसका असेसमेंट आपको करना आवश्यक होता है, ताकि उसके आधार पर आप उसके नर्सिंग डायग्नोसिस बना सको और उसका इंटरवेंशन कर सको। तो फर्स्ट आता है आपका एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है लैक ऑफ प्लेजर एक्सपीरियंस, जिसमें व्यक्ति प्लेजरेबल अनुभव नहीं करता है। वर्थलेसनेस, इसमें व्यक्ति बेकार महसूस करता है अपने आप को। होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, अपने आप को असहाय और निराशा किसी चीज़ से उसको ऐसा लगता है कि मैं होपलेस है, हर चीज़ में वो होपलेस हो जाता है, कोई भी काम नहीं करना चाहता। इसके अलावा सुसाइडल आइडिया उसके अंदर आ जाते हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निशंस जो है वो हो जाता है उसके अंदर। डेल्यूजन और हेलुसिनेशन भी उसको हो सकता है और सोमेटिक सिम्टम्स आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये होते हैं आपके सब्जेक्टिव साइन, यानी कि जो पेशेंट आपको खुद बताता है। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव साइंस होते हैं जिसको आपको क्या है कि ऑब्जर्व करने होते हैं, जैसे कि अल्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़, उसकी एक्टिविटीज़ हम असेस करेंगे कि वो अल्टर्ड है या नहीं। इसके अलावा पुअर पर्सनल हाइजीन, उसका जो पर्सनल हाइजीन है वो कैसा है, पुअर है या नहीं। लाउड प्रेशर स्पीच, उसका जो प्रेशर स्पीच है लाउड है या बहुत लो है, तो वो भी हम इसके अंदर असेस करेंगे। अपैथी, लैक ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, अल्ट्रेशन सोशल इंटरेक्शन, यानी कि लोगों के साथ इंटरेक्शन उसका कैसा है, अल्टर्ड है, तो हम यहाँ पर उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हम पहले नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। के बाद हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं इसके। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में आपका जो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, आपका आता है हाई रिस्क ऑफ सेल्फ डायरेक्ट वायलेंस रिलेटेड टू डिप्रेस मूड, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड एंगर, यानी कि
पेशेंट को हाई रिस्क है सेल्फ डायरेक्टेड वायलेंस की, यानी कि वो अपने आप को वायलेंस कर सकता है, किसी दूसरे को वायलेंस कर सकता है। बिकॉज डिप्रेस मूड, क्योंकि उसका जो मूड है वो डिप्रेस है, उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो वर्थलेसनेस की है, अपने आप को बेकार समझता है, या फिर उसके अंदर गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो अपने आप वो वायलेंस कर सकता है। तो इसको क्या है कि हम प्रायोरिटी पर लेते हैं और इसका क्या है कि हमको इंटरवेंशन करना होता है। इसकी जो इंटरवेंशन है वो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है नीचे, आर शिरवानी की जो बुक है सेकंड एडिशन, उसमें जो पेज नंबर है 99 to 102, और जो आर शिरवानी का जो थर्ड एडिशन है उसका पेज नंबर 162 और उससे 166 के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इनके इंटरवेंशन मैं आपको नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ये आपको होम असाइनमेंट है, ये आपको खुद को करना होगा। तो ये आप करिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर लेना। तो दूसरा आता है आपका डिसफंक्शनल ग्रीविंग रिलेटेड टू रियल और परसीव लॉस। इसमें क्या होता है कि उसका जो ग्रीविंग प्रोसेस है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। ग्रीविंग प्रोसेस मतलब यानी कि इसमें आपका जो नॉर्मल पर्सन होता है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई लॉस हो जाता है आपसे, तो आप क्या है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, और दुखी होने के बाद आपका एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप गुजरते हो और आप क्या है कि ठीक हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ग्रीविंग प्रोसेस में उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिससे क्या है कि वो फंक्शन नहीं कर पाता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है बिकॉज ऑफ रियल और परसीव लॉस। यानी कि इसका किसी कोई नियर और डियर जो व्यक्ति है या कोई पर्सनल जो व्यक्ति है या कोई चीज़ें हैं जो आपसे दूर हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका जो ग्रीविंग प्रोसेस है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तीसरा जो आता है आपका वो अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिप्रेस मूड, लैक ऑफ एपेटाइट और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट होती है जिसके अनुसार उसको वो न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका जो मूड है वो डिप्रेस रहता है, भूख उसको नहीं लगती है, और उसका जो इंटरेस्ट है फूड के अंदर उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिशन है उसके बॉडी रिक्वायरमेंट की अपेक्षा कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू लर्न हेल्पलेसनेस, इम्पेयर्ड कॉग्निशंस, नेगेटिव व्यूज़ ऑफ सेल्फ। इसके अलावा जो उसका आत्मसम्मान है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वो हेल्पलेसनेस अपने आप को समझता है, ऐसा है महसूस करता है, वो चाहता है किसी की हेल्प करना, लेकिन वो अपने आप को ऐसा ही समझता है जिससे आप वो उसको जो है सेल्फ स्टीम उस पर चोट पहुंचती है। इसके अलावा उसका कॉग्निशंस है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, और अपने आप के प्रति क्या है कि उसका नेगेटिव व्यू हो जाता है, जिससे क्या है कि वो किसी की हेल्प नहीं कर सकता या उसका कोई भी क्या है कि ध्यान नहीं रख सकता। तो इससे क्या है कि उसका सेल्फ स्टीम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टर्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस रिलेटेड टू डिप्रेसिव कॉग्निशंस। इसके अलावा उसका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो भी अल्टर्ड हो सकता है बिकॉज ऑफ डिप्रेसिव कॉग्निशंस के डिप्रेशन कॉग्निशन के लिए, यानी कि उसका डिप्रेशन कॉग्निशन हो जाता है, जिससे क्या है कि उसका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अल्टर्ड हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका अल्टर्ड स्लीप एंड रेस्ट रिलेटेड टू डिप्रेस मूड एंड डिप्रेसिव कॉग्निशंस। इसमें क्या है कि जो उसका स्लीप और रेस्ट है वो भी अल्टर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका जो मूड है वो डिप्रेस है, और उसका जो डिप्रेसिव कॉग्निशंस है जिसकी वजह से वो सही तरीके से सो नहीं पाता, सही तरीके से आराम नहीं कर पाता। तो ये तो हो गया आपके नर्सिंग डायग्नोसिस, और इसके जो नर्सिंग इंटरवेंशन है वो आपको खुद तैयार करने होंगे, ये आपका होम असाइनमेंट है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर से। तो अब तक के लिए थैंक यू।